सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। असमंजस बाबू, असमंजस बाबू नाम है मेरा। थोड़ा सा अजीब नाम है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि लीक से हटकर है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद ध्यान दिया होगा कि समाज में नोटिस उसी चीज की ली जाती है जो लीक से हटकर है। उसी काम को करने में आनंद मिलता है जो लीक से हटकर होता है। खैर, छोड़िए इन सब बातों को, असल मुद्दे पर आते हैं। असमंजस बाबू, असमंजस बाबू नाम है मेरा। वैसे इस नाम का कहानी से कोई संबंध नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में भी नाम का कोई संबंध नहीं होता। नाम तो शरीर की पहचान की सुविधा के लिए है। आदमी का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। राम इसलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि उनका नाम राम है। वे पूजनीय हैं अपने विशिष्ट कारणों से। चूंकि इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था तो रख दिया गया असमंजस बाबू। मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रहती है। मैं हर कदम पर अपने को असमंजस की स्थिति में पाया हूं। पिताजी से संबंध रखूं न रखूं, गुरुजी को खुश करूं न करूं, शादी करूं या ना करूं, नौकरी पे जाऊं या ना जाऊं, हमेशा असमंजस से भरी रहती है। मेरी अपनी पिताजी से कभी नहीं पटी। वे हमेशा मेरी मां से कहते, अरे समझा दे अपने लाडले को, इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से रहना होगा। ये बात बात पर इनकार करना, तकरार करना, एक बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा दे उसे कि मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं। मेरे पिताजी की शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता। और मेरा अपने आप से प्रश्न था कि क्या कोई सम्मान का अधिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उसका बाप है? उसने एक बच्चा पैदा किया है,
बच्चा पैदा करने के लिए तो कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। बच्चे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी पैदा करते हैं। सम्मान पैदा करने से नहीं, बल्कि पैदा करने वालों की परवरिश के कारण होनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने पैदा किया है इसलिए सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपने पिताजी से नहीं पटी। वो एक आज्ञाकारी पुत्र चाहते थे और मैं एक जिम्मेदार बाप। दोनों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मैं अपने पिताजी का घर छोड़ आया। इस बात को कई वर्ष गुजर गए। मेरी अपनी पिताजी से नहीं पटी। इसका यह मतलब नहीं कि बाकियों से खूब पटी, नहीं, मेरा किसी से नहीं पटी। न गुरु से, न मित्र से, न बॉस से, न पड़ोसी से, न लाने से, न फलाने से, न ढिमकाने से, मेरा किसी से नहीं पटी। इस न पटने की वजह थी मेरी सोच। मैं लीक से हटकर सोचता था। विश्वास नहीं, विचार पर जोर देता था। अतीत नहीं, भविष्य की चिंता करता था। भगवान नहीं, इंसान की बातें करता था। लोगों ने मेरी बात को समझ नहीं पाए, और जब समाज किसी की बात को नहीं समझ पाती है तो उसका अपाहिज अक्ल एक ही ऐलान करती है कि ये पगला गया है, बहकी बहकी बातें करता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। लोग मुझसे कटने लगे, बचने लगे। मेरा खिल्ली उड़ाने लगे। लोग कहा करते कि मैं बेवजह झगड़ा मोल लेता हूं। अब अपने पड़ोसी बन्ने खां से दो दो बातें हुई थी। अरे अपने पड़ोसी बन्ने खां, अरे न काम का न धाम का, दिन भर बीड़ी पीता है और रात भर खांसता है। एक दफा सुबह सुबह मेरे घर पर आ गए अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण देने। असमंजस बाबू, ये लीजिए निमंत्रण कार्ड। मेरा 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण। मैं तो निमंत्रण पाते ही भड़क गया। अरे बन्ने खां,
ये क्या, पांचवा बच्चा? अरे तुम आदमी हो या जानवर? अगर इसी तरह मुल्क की आबादी में अपना योगदान देते रहे तो देश का इकोनॉमी कैसे सुधरेगा? हैं? अब जरा ये तो सोचो कि अनाज से ज्यादा खाने वाले, नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन की नाप से ज्यादा बसने वाले पैदा हो जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा? हैं? मैं बताता हूं क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को हमारे जमीन पर बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बढ़ती आबादी हमारी बर्बादी के लिए काफी है। अरे सरकार चिल्लाई जा रही है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और तुम हो कि परिवार विस्तार मिशन चला रहे हो हैं? अरे तुम जैसों को तो जेल में डाल देना चाहिए, नहीं तो एक और बच्चा पैदा कर दोगे। मेरी बातों का बनने खां पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, पर मेरा एक नुकसान जरूर हो गया। अब मुझे मोहल्ले से छठी का निमंत्रण नहीं मिलता। बच्चे लगातार पैदा होते रहे, छठी मनती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, महफिलें सजती रही, लेकिन असमंजस बाबू उसमें कहीं नजर नहीं आए। फिर भी मैं जनसंख्या के प्रति जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। एक बार तो एक सभा में बेखौफ होकर कहा था, साथियों, दीवार पर स्लोगन लिख देने से देश की आबादी रुकने वाली नहीं है। सरकार को चाहिए कि ये कानून लाए, जो दंपत्ति पूरी तरह से फिट हो, जो एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो तथा उसकी पढ़ाई लिखाई तथा उज्जवल भविष्य बनाने में सफल हो, सक्षम हो, उसी को बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पर मेरी बातों को कोई किसी ने नहीं सुना। अच्छी बातों का अनसुना करना तो हमारे देश का पुराना रिवाज है। यहाँ अच्छी बातों का मार्केटिंग नहीं हो पाता और फजूल की बातों को प्रभावकारी ढंग से उठाई जाती है। वजह है समूह की ताकत। आज सच्चे लोग अकेले हैं और बुरे लोग संगठित। असमंजस बाबू चाहते हैं कि समाज सुधर जाए और समाज चाहता है कि असमंजस बाबू सुधर जाए। लोगों ने अपने को धोखा देने के लिए हजारों तरकीबों का इजाद कर लिया, जिसे वे धर्म बोलते हैं। मेरी पंडित और मौलवी से कभी नहीं पटी। पंडित जी मुझसे चिढ़े रहते क्योंकि मैं खुलकर कहता था कि बनाई होगी ईश्वर ने इस दुनिया को
मगर इसे चला शैतान रहा है। और मौलवी साहब, या अल्लाह, वो मुझे देखते ही लाहौल पड़ने लगते। मैं उन दिनों मुस्लिम बस्तियों में रहता था, तो खुदा कसम खाकर कहता हूं, वहां के लड़कों से काफी परेशान था। जब देखो तब तलवार लिए नाराज तकबीर कहते हुए दौड़ पड़ते। मैंने एक बार कमरुद्दीन को रोककर पूछ ही लिया, अरे आखिर क्या बात आ गई जो आमने सामने की लड़ाई हो गई? तो कमरुद्दीन ने कहा, ये वक्त बहस करने का नहीं है, जिहाद करने का है। इस्लाम खतरे में है। मैंने कहा, अरे कैसा धर्म है जो हर चौथे दिन खतरे में आ जाता है? अरे पगले, मजहब आदमी को चलाता है, आदमी मजहब को नहीं। अब 2 दिन पहले की बात, सलीम घुटना तलवार लिए बुदबुदा रहा था, साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अरे ऐसी कैसी कयामत आ गई जो बात आर पार की आ गई? अरे किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? तो तलवार लहराते हुए कहने लगा, उस हिंदू लौंडे की हिम्मत तो देखो, वसीर भाई की मुर्गी को कार से कुचल दिया है। उन्होंने समझ क्या रखा हम लोगों को? आज मैं भी दिखा दूंगा कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखा है। मैंने उसे समझाया और उसे मौलवी जी के पास ले गया। हर मौलवी जी से अर्ज किया, मौलवी साहब, अरे समझाइए इस नौजवान को, एक मुर्गी की खातिर आदमी की जान लेने पर आमदा है। आज मुर्गी इतनी कीमती हो गई और आदमी इतना सस्ता। आज अचानक मुर्गी पर इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा? कल तक तो मुर्गी को खुद फ्राई करके खाता था। तो मौलवी साहब उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटे, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं चाहता हूं कि तुम पक्का मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। मैंने मौलवी साहब से कहा, अरे ये क्या दुआ दे रहे हैं? अगर कच्चा मुसलमान इतना खतरनाक है तो पक्का मुसलमान कितना खतरनाक होगा? ये वही मौलवी साहब थे जो मुझे देखते ही लाहौल पढ़ते थे, पर मेरी तरफ देखते तो थे। और एक वो पंडित जी हैं जो मेरी तरफ देखते भी नहीं, मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते। जब उन्हें बेटी के घर जाना होता तो बेटे के घर चले जाते, मगर मेरा चेहरा नहीं देखते। मुझे किसी की हिंदू या मुसलमान होने पर कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है उसके आडंबर पर, वेशभूषा पर। अरे आप अपने हिंदुत्व को
अपने इस्लाम को सड़कों पर क्यों प्रकट करते हो? आपका हिंदुत्व आपके हृदय में होनी चाहिए। आपका इस्लाम आपके रूह में बसना चाहिए। गांधी जी जिंदगी भर कहते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और जब गोली लगी तो मुंह से हे राम ही निकला, अल्लाह को भूल गए। हाँ? जुबान पर वही आया जो पेट में था। मेरा ऐसा बोलना मेरे लिए श्राप साबित हुआ। मैं लोगों से अलग थलग पड़ गया। झूठ की सच्चाई मुझे समझ में नहीं आई। समाज में रहना है तो झूठ बोलना पड़ता है। लोग झूठ बोलकर ऊंचाइयों पर पहुंच गए और मैं सच बोलकर पिछड़ गया। लगता है हमारे देश के अच्छे दिन को इब्लिस ने निगल लिया। ज्योति नगर इलाके में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योति नगर इलाके में जो है दंगाइयों ने जो है आग लगा दी है। कितना ईमानदार पुलिस वाला था, उसके घर को देखो कि आज तक उसमें सीमेंट भी ढंग से नहीं लगा। इतना ईमानदार आदमी चला गया। क्या करेंगे उसके बच्चे, क्या करेंगे उसकी वाइफ? है किसी दंगाई में हिम्मत जो आंखों से टपटपाते इन आंसुओं को जवाब दे सके? है किसी दंगाई में हिम्मत जो शहीद रतन लाल की विधवा पत्नी के दुखों का हिसाब लगा सके? हमारा कृषि प्रधान देश दंगा प्रधान देश हो गया। हर साल दंगे होते हैं, शांति की अपील की जाती है, एकता समिति गठित होती है, बड़े पैमाने पर गुंडों की गिरफ्तारी होती है, पर दंगा खत्म नहीं होती। गुंडों की गिरफ्तारी से दंगा खत्म भी नहीं होगी। अगर दंगा पर अंकुश लगाना है तो धर्मगुरुओं को पकड़ो, महात्माओं को पकड़ो। पर मेरी बातों को सबों ने बकवास कर दिया। हर सभा समिति से मेरा बहिष्कार कर दिया गया। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तब सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मजबूत इरादे वाले लोग भी डगमगा जाते हैं। मैं समाज से धीरे धीरे कट गया, अलग थलग पड़ गया। वो तो प्रभु की अंतिम इच्छा के समय मेरी विवेक लौट आया।
वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता। उस अंधकार के समय एक कुत्ते ने मेरी राह दिखाई थी, जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे। दर्शकों, यहां इस कहानी में नया मोड़ आ गया, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर ये फिल्म होती तो इंटरवल यहीं पर होता, और अगर ये टीवी सीरियल होता तो छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। पर ये नाटक है। फिल्म और नाटक में फर्क होता है। नाटक देखने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, फिल्म देखने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास अक्ल होनी चाहिए। और टीवी सीरियल देखने के लिए न आपके पास श्रद्धा की जरूरत है और न ही अक्ल की, बस आपके पास आंख होनी चाहिए। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हर आदमी के अंदर कहीं न कहीं असमंजस बाबू मौजूद है। बात तभी बनेगी जब आप इससे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। क्योंकि ये नाटक नहीं है, असमंजस बाबू की आत्मकथा है। और ये आत्मकथा सबके जीवन से संबंध रखती है। फिल्म और नाटक देखने में फर्क होता है। नाटक के हर एक दृश्य को पीना पड़ता है, चुसकी डूबना होता है, मदमस्त होना पड़ता है। भूलना होता है अपने आप को।
दर्शकों, मैं समाज से कट गया। समाज से अकेला पड़ गया। अकेलापन जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, सबसे बुरा वक्त अकेलापन होता है। ये वही समय होता है जहां तो वो आदमी पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। मन में आया कि एक बच्चा गोद ले ली जाए, पर सोचा न मेरा कोई आगे है न पीछे। कल को यदि मुझे कुछ हो जाए तो उस बच्चे का क्या होगा। फिर इरादा हुई कि मुर्गी, बत्तख, तोता, मैना पाल लिया जाए। इसी कड़ी में मैंने एक कुत्ता पाला। जिसे लोग असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे। लेकिन मैं कहता वो कुत्ता नहीं, मेरा गुरु है। उस कुत्ते की मौत पर जब मैं दहाड़ मार कर रोया था, उसकी अंतिम क्रिया मान सम्मान के साथ किया था, तो ऐसा पहली बार हुआ था जब असमंजस बाबू पर किसी ने नहीं हंसा था, किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई थी, किसी ने व्यंग नहीं किया। अब इस बात पर आया जाए कि वो कुत्ता मेरे पास आया कैसे। तो बात दरअसल ऐसी है कि एक रात मैं अपने अकेलेपन से परेशान होकर बूझे हुए मन से अंधेरे में पार्क में बैठा हुआ था। तभी मुझे एक आहट सुनाई दी। कौन है वहां? मैं हूं बाबूजी। क्या काम है? ये कुत्ता ले लो बाबूजी। मैंने गौर से देखा तो एक मरियल सा काला कटुल्ठा लड़का हाथ में वैसे ही मरियल सा कुत्ते को बच्चे को लिए खड़ा था। मैंने कहा मुझे कुत्ता नहीं लेना, पर मुझे तो बेचना है। अगर इतनी रात को आप नहीं खरीदोगे तो मैं किसे बेचने जाऊंगा। आपको कुत्ता खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि मां भूखी है। मां भूखी है।
मां भूखी है। मां भूखी है। अचानक वो मरियल सा काला कलूटा लड़का मुझे सुंदर लगने लगा, क्योंकि मां भूखी है। इस 3 शब्द के वाक्य में 2 शब्द कितना क्रांतिकारी है और कितना विपरीत। मां, एक शब्द में लिखा गया महाग्रंथ, शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द, और भूख शब्दकोश का सबसे हरामी अल्फाज। और जिंदगी में मां भी है और भूख भी। जिंदगी का टॉर्च दोनों तरफ से जलता है। मां भूखी है, ये शब्द ने मुझे इतना पीड़ित किया कि मैं बिना सोचे समझे उस मरियल सा आकर्षणहीन कुत्ते को खरीदने के लिए राजी हो गया। पैकेट में हाथ डाला, जितने भी पैसे थे मैंने बिना गिने उस बच्चे के वो हाथ में दे दिया। पैसा पाते ही बच्चा तेजी से दौड़कर चला गया। मैं उस कुत्ते को लेकर घर पर आया। लेकिन ये क्या, बहुत दिनों से जो खामोश थे अचानक मेरे हाथों में कुत्ते के बच्चे को देखकर हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे और व्यंग कहते हुए ये कहने लगे कि देखो असमंजस बाबू ने कितना सुंदर कुत्ता लाया है। अब मेरा दिन कुत्ते के साथ बीतता। ले 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 ले, मैं उसे नहलाता, दूध पिलाता, उसे घुमाने के लिए सुबह शाम पार्क में ले जाता। धीरे धीरे मेरे को ही नहीं
बल्कि कुत्ते को भी मेरे साथ मजा आने लगा था। अब मेरे मन में विचार आया कि कुत्ता जवान हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर सोचा, जब मैंने शादी नहीं की तो कुत्ते को कैसे कर दूं? शादी के लिए तो प्रेम होना जरूरी है। बिना प्रेम के शादी कैसे कर दूं? बिना प्रेम की शादी तो कागज के फूल जैसा है, जिसमें रंग तो है मगर खुशबू नहीं। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। अगर किसी ने प्रेम नहीं किया तो समझो कि वो जिंदा तो रहा मगर जिया नहीं। लोग कहते कि शादी कर लो, बीबी से खुद ब खुद प्रेम हो जाएगा। ये कैसी बेहूदगी है? मैं कहता हूं पहले प्रेम करो फिर शादी करो, और वो कहते हैं पहले शादी करो फिर प्रेम करो। अरे ये तो वैसे ही बात हो गई। मैं कहता हूं कि कपड़े पहनकर महफिल में जाओ, और वो कहते हैं कि महफिल में जाकर कपड़े पहनो। लोग उसे असमंजस बाबू का कुत्ता कहते हैं, पर मैं कहता वो मेरा कुत्ता नहीं, मेरा गुरु है, मेरा आदर्श है। और मेरा गुरु कैसे हुआ, इस बात पर आया जाए तो एक दिन मैं टीवी के सामने बैठकर चार्ली चैपलिन की फिल्म देख रहा था। कुत्ता भी वहीं बैठा टीवी देख रहा था। पर ये क्या, चार्ली चैपलिन के स्टाइल देखकर कुत्ता हंस रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। मैं तो दंग रह गया। अरे ये तो हंसने वाला कुत्ता है। अरे ये दुनिया का पहला कुत्ता है तो जो हंस भी सकता है। ये तो मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। मैं दौड़कर पड़ोसी के घर गया। पड़ोसियों को बुलाना है, देखो मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है, देखो देखो। पर ये क्या, भीड़ देखकर कुत्ता भौंकने लगा। मैंने उसकी
एक बार हंस दे, एक बार हंस दे। हंसना तो दूर, कुत्ता तो नहीं हंसा, पर लोग मेरे पर जरूर हंसने लगे और एक कहते हुए जाने लगे कि अब असमंजस बाबू पूरी तरह पागल हो गए हैं। मेरे को कुत्ते पर बहुत गुस्सा है। इच्छा हो कि दूध लपाड़े। एक बार मैं कुत्ते को लेकर बाजार ले गया। वहां बहुत भीड़ थी। अचानक बादल गरजने लगे, तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। मैं भी कुत्ते को साथ में लेकर आड़ में छिप गया। तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार में एक मोटा सेठ धोती पहने बैठा था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और जैसे ही छाता को खोलने की कोशिश की, छाता हाथ से छूटकर उड़ने लगा। छाता आगे आगे भाग रहा था और मोटा सेठ धोती उठाए पीछे पीछे। ये दृश्य को देखकर वहां के लोग हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक सभी लोग चुप हो गए और मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि धोती उठाए मोटे सेठ को भागते हुए देखकर मेरे कुत्ते की हंसी रुक नहीं रही थी। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। हर लोग एक बार उस कुत्ते को हंसते हुए देखना चाहता था। वहां भीड़ जमा हो गई। मिनटों में मीडिया वाले, फोटोग्राफर, पत्रकार सभी आ गए। घंटों में यह अंतरराष्ट्रीय खबर फैल गई कि फलना जगह असमंजस बाबू के पास हंसने वाला कुत्ता है। अब मैं उसे और प्यार करने लगा। अब जब मैं उसे घुमाने ले जाता तो मेरे साथ देख लोग कहते, क्यों असमंजस बाबू, बेटे को घुमाने ले जा रहे हैं? और जब वो किसी को देखकर गुर्राता तो लोग कहते, क्यों भाई, बाप के साथ है तो ताव दिखा रहा है, हैं? एक बार सुबह सुबह एक परिचित मेहमान मेरे घर एक विदेशी मेहमान को लेकर आए और कहने लगे, असमंजस बाबू, ये अमेरिका के बहुत बड़े रईस हैं। इनके पास
लाखों करोड़ों की दौलत है, हैं? जब इन्होंने आपके कुत्ते के बारे में सुना तो उसे लेने के लिए मचल पड़े। असमंजस बाबू, इन विदेशी मेहमान से आपको कुत्ते के बदले 15 से 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। सोचिए असमंजस बाबू, 15-20 लाख रुपए किसे कहते हैं? पंद्रह 20 लाख रुपए सुनकर मेरा भी ईमान बदल गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं किसी और के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने भविष्य की चिंता की। लेकिन आज भी जब इस पल को याद करता हूं तो शर्म से सिर झुक जाता है। पता नहीं इस बात को लेकर कब तक पछताना पड़ेगा। 15-20 लाख रुपए मैं कुत्ता बेचने के लिए राजी हो गया था। खरीदार एक बार कुत्ते को हंसते हुए देखना चाहता था और कुत्ते को हंसाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने कुत्ते को हंसाने की बहुत कोशिश की। तिरछा मुंह बनाया, उटपटांग हरकत की, बंदर बन गया, गधा बन गया। और कुत्ता नहीं हंसा। मैं गुस्से से कुत्ते को देखा। तो उसकी आंखों में एक अदालत थी। काली चमक, जैसे कोई वकील जीरह कर रहा और उसे सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि जवाब भी मालूम। मैंने हाथ जोड़ा, कुत्ते को एक बार मेरे बाप, एक बार हंस दो, एक बार हंस, पर कुत्ता नहीं हंसा। अब मुझे लगा खरीदार कुत्ता नहीं खरीदेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। खरीदार फिर भी कुत्ता को खरीदने के लिए तैयार हो गया। वो कहने लगा, छोड़िए असमंजस बाबू, आज इस कुत्ते को हंसने का मन नहीं है, पर कुत्ता हंसने वाला है। ये तो सच है ना? ये लीजिए, $20 लाख का चेक।
मैं चेक को पाते ही खुशी से झूम उठा, उसे सीने से लगाया, चूमने लगा। मुझे ऐसा करते देख कुत्ता हंसने लगा। अब मालिक को लगा कि उसका पैसा वसूल हो गया। पर मुझे क्या हो गया? काटो तो खून नहीं, सारा जिस्म सुन पड़ गया। क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे मालूम था कि ये कुत्ता तभी हंसता है जब कोई हंसने की वजह हो। बेवजह ये कुत्ता कभी नहीं हंसता। ये कुत्ता मुझ पर हंस रहा है, इंसानियत पर हंस रहा है, मानवता पर हंस रहा है। मैं असमंजस बाबू जो लीक से हटकर सोचता था, समाज को ऊंचाई देना चाहता था, अपने आप को बुद्धिजीवी समझता था, चंद रुपए के लिए ऐसा गिरा कि जिसकी हरकत पर कुत्ता हंसने लगे। नहीं, मैं चंद रुपयों की खातिर पूरी इंसानियत को, पूरी मानवता को कलंकित नहीं कर सकता कि जिसकी हरकत पर, मानवता पर, इंसानियत पर कुत्ता हंसने लगे। नहीं, मैंने चेक को टुकड़े टुकड़े कर दिए और विदेशी मेहमान से हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं एक कुत्ता नहीं बेच सकता, ये कुत्ता नहीं बेच सकता, ये कुत्ता नहीं बेच सकता, ये कुत्ता नहीं बेच सकता।